हेलो साथियों, वेलकम टू इन क्लासेस। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का इवनिंग वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। अब तक आपको 17 सेट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, ये 18वां सेट है। अब तक आपने 17 सेट्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख लें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जो वर्तमान ट्रेंड है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के इर्द गिर्द या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके जाना है एग्जाम में, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिली। 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। तो वर्तमान के ट्रेंड के अनुसार हम आपके लिए ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको सॉल्व करवाते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 17 सेट्स प्रोवाइड हो चुके हैं, ये 18वां सेट है। जल्द ही सारे सेट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टोटल 38 सेट हैं और आपको इन सेट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप उन्नीन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां से आप इन पेपर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक राज्य में। चलिए देख लेते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कर्नाटक राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कब बना, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, ये सारी डिटेल हम जान लेते हैं। सबसे पहले नागर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक के कोडंग जिले और मैसूर जिले में स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उद्यान को 37वां बाघ संरक्षण परियोजना घोषित किया गया था। यह नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व का एक हिस्सा है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कर्नाटक के कोडंग जिले और मैसूर जिले में। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाघ संरक्षण परियोजना कब घोषित किया गया था? 1999 में। और ये कौन से नंबर का बाघ संरक्षण परियोजना थी? 37वां नंबर का। इस उद्यान का नामकरण नगा और होल शब्दों से मिलकर हुआ है। नगा से तात्पर्य है श्याम और होल का अर्थ है नदी या धारा। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1955 में गेम सेंचुरी के रूप में हुई थी। सन 1974 में मैसूर के जंगलों को इसमें शामिल कर इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया। वर्ष 1988 में इसे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो किस सन में दिया गया था? 1988 में। अब हम जान लेते हैं कि इंडिया में कितने टोटल नेशनल पार्क हैं। ये थोड़ा सा बेसिक हमको नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले भारत में कुल मिलाकर 104 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। 551 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 88 संरक्षण रिजर्व है और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में उत्तराखंड में बनाया गया था। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कब बनाया गया? 1936 में। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और टोटल नेशनल पार्क कितने? 104। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने टोटल इंडिया में? 551। समुद्री संरक्षित क्षेत्र कितने? 131। बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18। और संरक्षण रिजर्व 88 और सामुदायिक रिजर्व 127 है इंडिया में टोटल वर्तमान स्थिति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, 1820 में थॉमस मुनेरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो इसने की थी रैयतवाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रैयतवाड़ी। अब हम थोड़ी इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। थॉमस मुनेरो ने 1819 ईस्वी से 1826 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद कैप्टन मुनेरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। इसके तहत कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती है। जो राजस्व का निर्धारण या लगान वसूली होती है उसमें किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती है। डायरेक्ट कंपनी और रैयतों मतलब किसानों के बीच संबंध होता था इस व्यवस्था के अनुसार। इस व्यवस्था का प्रारंभिक जो इसका प्रयोग था वो 1792 ईस्वी में किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में। और बाद में थॉमस मुनेरो ने इसे पूरे मद्रास में 1820 ईस्वी में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, गंधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनानी और रोमन। गंधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख
वैदिक तथा बाद के संस्कृति साहित्य में मिलता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है, जिसका उदय कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली की यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। तो गांधार कला के कौन कौन से नाम हैं अन्य? ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला। और ये किसके शासनकाल में उदय हुआ था गांधार कला? कनिष्क प्रथम के समय। और ये विशेष रूप से किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सौर मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे बंगाल की खाड़ी के सौर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण काली ग्रेनाइट से हुआ है। यह एक संरचनात्मक मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। अपनी स्थापना के समय पल्लव वंश नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में यह स्थल एक व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। 1984 में इसे महाबलीपुरम में एक स्मारक के रूप में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें क्या निकल के आया? ये कब बना है? 8वीं शताब्दी में बना है। इसने बनवाया था, इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो कि किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया इसको? 1984 में। और ये काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसे बंगाल की खाड़ी के सौर के रूप में भी जाना जाता है। सौर मंदिर है जो 3 तीर्थ वाला एक मंदिर भी है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग मंदिर हैं। देख लेते हैं। सौर मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया और एक स्वतंत्र रूप से खड़ा संरचनात्मक मंदिर है। पूरा मंदिर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रेनाइट शिलाखंड पर खड़ा है। इस परिसर में 3 अलग अलग मंदिर हैं। 2 भगवान शिव को समर्पित हैं और एक विष्णु को समर्पित है। विष्णु मंदिर तीनों मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। मंदिर के अन्य तत्व जिनमें प्रवेश द्वार, दीवारें और अधिरचनाएं शामिल हैं का निर्माण पत्थर और गारे से किया गया था। यह है सौर मंदिर, आप चित्र में देख सकते हो। यह कहाँ पे स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो भवई गुजरात ये बिल्कुल सही है। माच मध्य प्रदेश में और मुडियेटू केरल में, ये भी सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 2 तमाशा, उत्तराखंड में नहीं है। तमाशा है जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, इसलिए इसमें जो युग सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा मराठी रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसमें गायन और नृत्य शामिल है। यह स्थानीय या यात्रा रंगमंच समूह द्वारा किया जाता है। 10 अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कोंकण भाषी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रदर्शन करते हैं। तो तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है यह तमाशा। और महाराष्ट्र के अन्य जो लोक नृत्य हैं वो हैं लावणी, कोली, डिंडी, धागरी गज है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर 1। बाकी 2, 3 और 4 ये ऑप्शन सभी सही हैं। ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 1 क्या बोलता है? ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। तो ये कथन गलत है बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरबीआई केंद्र की ओर से मुद्रा जारी करता है। भारतीय कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपयों के प्रयोग को वैधता प्रदान करता है। पशुधन भी संपार्श्व या गिरवी या बंधक का एक रूप हो सकता है, जबकि ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोनू सूद ने। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो फेमस व्यक्ति रहे थे वो सोनू सूद ही रहे थे। उन्होंने अपने काम, अपने जो हेल्पिंग नेचर था वो उन्होंने दिखाया था और उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया जिसमें प्रवासी लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और यह ऐप 22 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। तो कब लॉन्च किया? ये 22 जुलाई 2020 को। यह ऐप रोजगार खोजने और विशिष्ट रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप श्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह रोजगार खोजने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है? जो इसमें नहीं है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध। क्योंकि जो महत्वाकांक्षी भारत के जो घटक हैं वो भारत के लिए भारत के अंदर होने वाले चीजों के संदर्भ में, जैसे भारत में शिक्षा और कौशल, कृषि, सिंचाई, ग्राम विकास, कल्याण, जल एवं स्वच्छता, ये महत्वाकांक्षी भारत के घटक हैं, न कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित है वह है ऑप्शन नंबर 2, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध है उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से। बाकी राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय मिला था? राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, न कि वाणिज्य मंत्रालय, तो यह गलत हो गया। राजकुमारी अमृता कौर को मिला था स्वास्थ्य विभाग, न कि शिक्षा विभाग, तो यह भी गलत हो गया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला था शिक्षा विभाग, न कि वित्त विभाग। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो सही युग्म सम्मिलित है वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से था। अब हम कंप्लीट मंत्रिमंडल के बारे में आपको बता देते हैं। आपको ये कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा कि स्वतंत्र भारत के समय किसको कौन कौन से विभाग दिया गया था मंत्रिमंडल में। चलिए वो सारे विभाग और सारे लोग जिनके पास कौन कौन से मंत्रालय थे वो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री भी थे पहले, और तो उनके पास कौन कौन से विभाग था? उनके पास राष्ट्रीय मंडल तथा विदेशी मामले थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 मंत्रालय थे, एक तो गृह विभाग था, गृह मंत्रालय, और सूचना व प्रशासन मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग था। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि विभाग था, मतलब कानून विभाग। जगजीवन राम को श्रम था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग था। रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? सरदार बलदेव सिंह। और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। CH भाभा को वाणिज्य विभाग था। रफी अहमद किदवई को कौन सा था? संचार विभाग। और वित्त विभाग RK षणमुखम सेठी को था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। और VN गौड़गिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था। तो ये सभी लोगों के विभाग थे। जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें जो विभाग डिवाइड हुए थे उनकी लिस्ट। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो VN गौड़गिल के पास दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। VN गौड़गिल के पास कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। RK षणमुखम सेठी के पास वित्त मंत्रालय। रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार मंत्रालय। CH भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। डॉक्टर DR अम्बेडकर के पास विधि मंत्रालय। और डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह और सूचना व प्रशासन मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रीय मंडल तथा विदेशी मामले थे। तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था। क्वेश्चन नंबर 10, मार्फिन को किससे निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अफीम से। अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है। कितने परसेंट तक? 12% तक, जिसको प्रसंस्करण करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य या ड्रग तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चेहरा लगाया जाता है। इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। यही दूध सूख कर गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। यह लचीला होता है। तो अफीम में कितने परसेंट मार्फिन पाई जाती है? 12%। और मार्फिन किससे निकलती है? अफीम में से। क्वेश्चन नंबर 11, PV सिंधु ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया? तो पहली बार 2012 में प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2012। और हाल ही में इन्होंने कई पदक जीते हैं, तो वो देख लेते हैं। PV सिंधु प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले वर्ष 2016 में ब्राजील में खेले गए रियो ओलंपिक खेलों में एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक जीत चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक खेलों में रजत और कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहले महिला खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और जो रियो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें 2016 में ब्राजील में, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। वर्ष 2012 में इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के टॉप 20 में स्थान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने
निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? तो ये की थी सन 2000 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2000। इस योजना के बारे में जान लेते हैं और ये एग्जैक्ट डेट भी हम देख लेते हैं कि किस डेट को चालू हुई थी। टीपीडीएस को जनसंख्या की इस श्रेणी के लिए अधिक केंद्रित और लक्षित बनाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में गरीब परिवारों के 1 करोड़ गरीबों के लिए शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना में राज्यों के टीपीडीएस के तहत आने वाले बीपीएल परिवारों की संख्या से गरीब परिवारों में से 1 करोड़ गरीब परिवारों की पहचान शामिल है और उन्हें गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति केजी और चावल के लिए 3 रुपये प्रति केजी की अत्यधिक रियायती दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता था। गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दर पर चावल और गेहूं प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना किस डेट को चालू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को। और इसका शुभारंभ किसने किया था? पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। भारत में नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको प्रस्तुत किया गया था। और हम ये टीपीडीएस के बारे में जान लेते हैं। बार बार टीपीडीएस आ रहा था। टीपीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हिंदी में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे गरीबों की पहचान करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों को सुपुर्दगी देने और उचित दर दुकान स्तर पर इनका पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से वितरण करने की पुख्ता व्यवस्था बनाएं और क्रियान्वित करें। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो किन्हें दिया गया था? ऑप्शन नंबर 3 जय सिंह और जसवंत सिंह को। मिर्जा राजा की उपाधि मुगल बादशाह ने 2 सबसे बड़े रईसों जय सिंह और जसवंत सिंह को दी थी। महाराजा जय सिंह मुगल साम्राज्य के एक वरिष्ठ जनरल और एम्बर साम्राज्य के राजा थे। एम्बर को बाद में क्या कहा गया था? जयपुर। उनके पूर्ववर्ती राजा भाऊ सिंह थे जिन्होंने 1614 से 1621 तक शासन किया। और वहीं जसवंत सिंह राठौड़ वर्तमान भारतीय राज्य राजस्थान में मारवाड़ के महाराजा थे और उनका शासनकाल था 26 दिसंबर 1626 से लेकर 28 दिसंबर 1678 तक। और उनके पिता जसवंत सिंह राठौड़ के पिता थे महाराजा गज सिंह थे। वह सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भावभूषण के अक्षरों और लेखकों के एक विशिष्ट व्यक्ति थे। थोड़ा औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने अदालत में संगीत पर रोक लगाई। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने जजिया कर भी लगाया था। और राबिया दुर्रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, वो भी किसने बनाया था? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और हरिवंश राय बच्चन द्वारा कौन कौन सी लिखी गई ये पुस्तकें? और कनंदासन, महाश्वेता देवी, कुसुमाग्रज, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। और मधुशाला हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की अनुपम कविता संग्रह है। इसमें 4 पंक्तियों वाली कविता है। मधुशाला 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है जिसमें सूफीवाद का दर्शन होता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं निशा, निमंत्रण, खादी के फूल, आरती और अंगार हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की और कौन कौन सी है? मधुशाला के अलावा निशा है, निमंत्रण है, खादी के फूल हैं, आरती है और अंगार है। ये भी इनकी कविता संग्रह हैं। बाकी तीनों के लेखकों की ओर देख लेते हैं। पहले कुसुमाग्रज हैं, उनकी पुस्तकें हैं प्रवासी पक्षी, पाथ्य और वैष्णव। कनंदासन की है लाइफ लेसन्स, चेरावन कदली। और महाश्वेता देवी की है मदर ऑफ 1084 और ब्रेस्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 15, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? यह बम्बई या फिर अब मुंबई बोलते हैं में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में जान लेते हैं कि उस टाइम गवर्नर कौन था, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कितने लोग शामिल हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC भी कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। तो किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में गोकुल दास
तेजपाल संस्कृत कॉलेजेराम में आयोजित किया गया था। बॉम्बे में आयोजित आईएनसी सत्र के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले सत्र आयोजित हुआ था बॉम्बे में, उसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आईएनएस की नींव के दौरान महत्वपूर्ण नेताओं में दादा भाई नेहरूजी, बदरुद्दीन तैयब, आनंद मोहन बोस, आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, जीके खोखले, सुब्रमण्यम अय्यर जी, दिनेश वाचा, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रनाडे, मदन मोहन मालवीय आदि थे। पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान किया गया था, क्योंकि डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? तो शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद की जो दिल्ली में, उसकी भी स्थापना शाहजहां ने कराई थी। शाहजहानाबाद दिल्ली में बसाया था और लाल किला दिल्ली ये भी शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन हुमायूं का मकबरा हुमायूं की रानी हाजी बेगम ने करवाया था, जो कि ना कि शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शाहजहां जिनका शासनकाल था 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक, तो इनका बचपन का नाम खुर्रम था। उसने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में परिवर्तित किया। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित किया और दिल्ली के निकट एक शहर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद। उसने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। तो ये 1632 से लेकर 1653 के बीच में तैयार हुआ था, का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किले का निर्माण करवाया। हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में है, वो भारत के मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569 से 1570 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, में अधिकृत किया गया तथा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये हुमायूं का मकबरा का जो वास्तुकार था वो था मीरक मिर्जा गियास। और कब इसको बनाया था? 1569 से 70 के बीच में। किसने बनवाया था? उनकी प्रमुख पत्नी बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2020 में डैश को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया था? सत्यपाल मलिक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को अगस्त 2020 में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक एक भारतीय राजनेता है जो मेघालय के 21वें और वर्तमान राज्यपाल है। सत्यपाल मलिक को 18 अगस्त 2020 को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मलिक तत्कालीन जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। वह 25 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नियुक्त गोवा के 18वें राज्यपाल थे। तो ये जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे और ये गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं 25 अक्टूबर 2019 को, और ये मेघालय के भी राज्यपाल थे। लेकिन वर्तमान में जो मेघालय के राज्यपाल हैं वो हैं फागी चौहान। तो वर्तमान में सत्यपाल मलिक किसी भी पद पे नहीं है। सत्यपाल मलिक ये हैं, सत्यपाल मलिक आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और ये हैं फागू चौहान जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं ऑफिशियल वर्तमान में 2023 में। क्वेश्चन नंबर 18, शरलॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो किसके द्वारा सृजित किया गया था? वो थे आर्थर कोनन डॉयल द्वारा। शेरलॉक होम्स 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध का एक काल्पनिक चरित्र है जो पहली बार 1887 में प्रकाशन में उभरा। यह ब्रिटिश लेखक और चिकित्सक सर आर्थर कोनन डॉयल की उपज है। लंदन का एक प्रतिभावान परामर्शदाता जासूस होम्स अपनी बौद्धिक कुशलता के लिए मशहूर है और मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए अपने चतुर अवलोकन, अनुमति तर्क और निष्कर्ष के कुशल उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। ये वो काल्पनिक चरित्र है शरलॉक होम्स। क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू ह्यूमन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉब्स इज मेनली कंसर्न विद विजुअल इंफॉर्मेशन। तो ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन ले लिया था, इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा कि मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीपिटल लोब। पश्च कपाल पाली या फिर ऑक्सीपिटल लोब्स मस्तिष्क का दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। यह नेत्र संबंधी प्रसंस्करण, दूरी, अनुभूति, रंग निर्धारण, गहराई, चेहरे और वस्तु की पहचान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 351। तो भारत का संविधान का 17वां भाग है वो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच तक है और यह आधिकारिक भाषा से संबंधित है। संविधान सभा में राजभाषा पर 3 दिन की लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया था। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर को। इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। तो हम सारे प्रावधान देख लेते हैं। 343 से 351 तक सारे आर्टिकल। आपको इतने डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा जितना कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सारे आर्टिकल देख लेते हैं। 343 में फर्स्ट और सेकंड है। तो 343 फर्स्ट, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। 343(2) में इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। अनुच्छेद 344 बोलता है कि इस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग को जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्य की संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। तो अनुच्छेद 344 में क्या बताता है? अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन की बात कही गई है। मेन बात यह है। आर्टिकल 345, इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषा या भाषाओं या हिंदी को अपनाएंगे जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता। राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग होती रहेगी। और अनुच्छेद 346 ये बोलता है कि इस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संघ के शासक के प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि 2 या अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि इसमें राज्यों में दूसरे राजभाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य का जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता देने के आदेश दे सकते हैं। अनुच्छेद 348, यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय और अधिनियमों की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं की जाए तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होगी। केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 349, संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 351, संविधान के इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देशों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। क्वेश्चन नंबर 21, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है? तो कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश है, जिसमें भाजपा की सरकार नहीं है। और वर्तमान में इसमें आंध्र प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक राज्य में भी वर्तमान में भाजपा की सरकार नहीं। हाल ही में कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। बाकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार है। अब हम भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल है। पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। यहाँ पे 1980 है, लेकिन पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई थी, जिसकी स्थापना 1951 में भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तो बीजेपी की जो उत्पत्ति हुई थी वो भारतीय जनसंघ से हुई थी। तो जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए पार्टी से पहले और भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भाजपा पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ साथ
कुल 29 राज्यों में से 11 राज्यों में बनी हुई है। इसके अलावा 4 राज्यों में बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनी हुई है। इन 4 राज्यों में महाराष्ट्र, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम शामिल है, जहां बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है। वर्तमान में हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार कौन कौन से राज्य में है। तो वर्तमान में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में जीत के साथ कांग्रेस अब 7 राज्यों की विधानसभा में सत्ता में होगी। इनमें से 4 हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। वहीं 3 अन्य राज्य बिहार, झारखंड और तमिलनाडु, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, वो है हजीरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हजीरा। बाकी जो गुजरात में वो हजीरा है, अलंग है और कांडला है। तो ये 3 बंदरगाह प्रमुख हैं। ऐसे कर्नाटक में परम्बूर है, कारावार है और मालपे है। उड़ीसा में पारादीप है, धामरा है और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में तथा सदन की समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो जो महान्यायवादी होता है या फिर अटॉर्नी जनरल होता है, उसको उसके जो पद की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है, अनुच्छेद 76 के, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने, कार्रवाई करने, भाग लेने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन मत का उसे अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहिंदर अमरनाथ को। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के तीसरे संस्करण का आयोजन 9 से 25 जून 1983 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। तो आईसीसी विश्व कप ये तीसरा संस्करण था। इससे पहले जो 2 संस्करण थे वो वेस्ट इंडीज ने जीते थे, जिसमें कुल 8 देशों ने भाग लिया था। और इसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब जीता था। क्रिकेट विश्व कप 1983 के कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो मोहिंदर अमरनाथ को फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया था। उस समय 60 ओवर का खेल होता था, अब 50-50 ओवर का होता है। पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट किसने लिए थे, भारत के रोजर बिन्नी ने। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन किसने बनाए थे, वो बनाए थे 384, इंग्लैंड के डेविड ग्रोवर ने बनाए थे। और जो मोहिंदर अमरनाथ है, उनको मैन ऑफ द मैच मिला था फाइनल में। तो उन्होंने क्या किया था फाइनल में, उन्होंने 92 गेंदों में 46 रन बनाए थे, 7 4 चौके 1 छक्का लगाया था और उन्होंने 3 विकेट भी उसमें शामिल हैं। मोहिंदर अमरनाथ को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में और वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था। तो उनको सेमीफाइनल में भी मैन ऑफ द मैच मिला था और फाइनल में भी। सेमीफाइनल किसके साथ खेला गया था, भारत का इंग्लैंड के खिलाफ, और फाइनल वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। विश्व कप का फाइनल कहाँ खेला गया था, लॉर्ड्स में खेला गया था, इंग्लैंड में। भारत फाइनल में कितने रनों से जीता था, 43 रनों से जीता था। मोहिंदर अमरनाथ विश्व कप 1983 के मैन ऑफ द मैच सीरीज भी थे। क्वेश्चन नंबर 25, मारियाना गर्त डैश में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मारियाना गर्त, या गर्त को ट्रेंच भी बोलते हैं। तो मारियाना ट्रेंच या मारियानास ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह मारियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मारियाना ट्रेंच, वो किस महासागर में स्थित है, तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। यह अर्धचंद्राकार है और इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। अधिकतम ज्ञात गहराई 10,984 मीटर है, जिसे चैलेंजर द्वीप के रूप में जाना जाता है। कुछ नए दोहराए गए माप गहरे हिस्से को 11,034 मीटर पर रखते हैं। मारियाना ट्रेंच इजुबोनिन मारियाना प्रवेष्टन प्रणाली का हिस्सा है, जो 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाती है। हम प्रणाली में एक प्लेट के पश्चिमी किनारे प्रशांत प्लेट, पश्चिम में स्थित छोटी मारियाना प्लेट के प्रविष्ट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ट्रेंच और उसके संसाधनों के ऊपर अधिकार है। तो जो मारियाना ट्रेंच है उस पर किसका अधिकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 26, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान डैश तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हैं। तो 50,000 तक अतिरिक्त
कर कटौती के पात्र हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान 50,000 तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त बचत योजना है जो कि एनपीएस बोलते हैं। मिनिमम 10% कटौती की जाती है, मैक्सिमम आप कितने भी करवा सकते हो। वो राशि आपको जब आपका सेवानिवृत्त या सेवा से रिटायर हो जाते हो तब आपको दी जाती है। सेवानिवृत्त बचत योजनाएं जो ग्राहकों को योजनाबद्ध बचत के लिए योगदान करने की अनुमति देती है, जिसे पेंशन के रूप में भविष्य सुरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी की। स्टेफी मारिया या स्टेफी ग्राफ एक जर्मन पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वह रिकॉर्ड 377 सप्ताह के लिए विश्व में पहले स्थान पर रही और 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते, जो 1968 में ओपन एरा की शुरुआत के बाद दूसरे स्थान पर तथा मार्गरेट कोर्ट और सेरेना विलियम्स के बाद तीसरे स्थान पर है। ग्राफ को महिला टेनिस संघ द्वारा कुल 377 सप्ताह के रिकॉर्ड के लिए विश्व में पहला स्थान दिया गया था। सबसे लंबी अवधि जिसके लिए किसी भी खिलाड़ी पुरुष या महिला के लिए WTA और टेनिस पेशेवर संघ द्वारा रैंकिंग जारी करने के बाद से पहला स्थान बनाए रखा। तो 377 सप्ताह तक इनका रिकॉर्ड है पहले स्थान पर रहने का। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। महिला टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी कृष्णदेव राय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कृष्णदेव राय जिनका शासनकाल था 1509 से 1529 ईस्वी के बीच में, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिन भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है उनमें 5 मुस्लिम तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ व गुजरात थे। उसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। पुर्तगाली यात्री एडवर्डी बारबोस व डोमिंगो पायस इन्हीं के दरबार में आए। तो विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय है उन्हीं के दरबार में कौन कौन से पुर्तगाली यात्री आए थे? एडवर्डी बारबोस और डोमिंगो पायस। और कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा था? ये बाबर ने कहा था। किसमें? अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। और बाबरनामा में जिन भारतीय राज्यों को उल्लेख किया उनमें 5 तो मुस्लिम थे और 2 हिंदू राज्य। 2 हिंदू राज्य कौन से थे? मेवाड़ और गुजरात। आगे देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज आदि की उपाधि धारण की थी। तो इनका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, कृष्णदेव राय का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो 1509 से 1529। कौन से साम्राज्य के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के। और इनकी जो उपाधियाँ थी वो कौन थी? आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज आदि उपाधि धारण की हुई थी इन्होंने। और इनके दरबार में 8 कवि, महान कवि रहते थे जो अष्टदिग्गज कहलाते थे। और इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री थे? तो अगस्त 2020 के अनुसार तो थे नेफ्यू रियो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगस्त 2020 के अनुसार नागालैंड के मुख्यमंत्री नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो हैं, जो वर्तमान में भी हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पी सिलू एओ थे। नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पी सिलू एओ। और वर्तमान में कौन है? नेफ्यू रियो। क्वेश्चन नंबर 30, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 शिवा खेड़ा। ये हैं यू कैन विन के राइटर शिवा खेड़ा। शिवा खेड़ा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता हैं। उन्होंने भारत में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाया, कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रवादी सामंत पार्टी की शुरुआत की। 2004 में वह भारत के आम चुनाव में दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बोली में हार गए। उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कई सार्वजनिक हित के मुकदमे भी दायर किए और देश का 2009 के आम चुनावों में असफल रहे। और जो रोहिणी मुद्रा हैं उनकी पुस्तकें हैं द फर्स्ट क्लब, 7 हैक्स टू ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, संदीप महेश्वरी की है द फ्रीडम फ्रॉम नॉन और दीपक कर्माकर की है दीपक कर्माकर द स्मॉल वंडर। बाकी जो 3 में ऑप्शन थे
रोहिणी मुद्रा, संदीप माहेश्वरी और दीपा कर्मर की ये पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? तो जो विधिक निकाय है वो है ऑप्शन नंबर 2 NHRC। NHRC की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 6। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक की जाती है, मतलब जो भी पहले हो, या तो 3 वर्ष पहले हो जाए या फिर 70 वर्ष। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वो है अरुण कुमार मिश्रा, और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल या फिर जो अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष से या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो इसमें गुलबदन बेगम हुमायूं नामा सही है बिल्कुल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, ये भी सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पद्म शाह नामा लिखी थी, ये भी सही है। मिर्जा मोहम्मद कासिम ने शाहजहांनामा, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो शाहजहांनामा एक ऐतिहासिक रचना है जिसे विद्वान इनायत खान ने लिखा था। तो इनायत खान ने लिखा था शाहजहांनामा। यह मुगल काल की कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। यह कृति बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को बताने वाली कृति मानी जाती है। शाहजहांनामा में कीमतें बढ़ने, खेती की हालत बिगड़ने आदि का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 33, रिवर बनास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द डैश रिवर। तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बनास नदी पूरी तरह से पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। यह चंबल नदी के एक सहायक नदी है जो खुद यमुना की सहायक नदी है जो गंगा में विलीन हो जाती है। बनास की लंबाई टोटल कितनी है? 512 किलोमीटर। अब बनास नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वोरन के मठ से हुई है। चंबल नदी की उत्पत्ति जनपा की पहाड़ी से हुई है। चंबल नदी इटावा जिले में जो यूपी में यमुना नदी में मिलती है। तो बनास नदी तो है चंबल नदी की सहायक नदी, और चंबल है वो नदी मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में। कहाँ? इटावा जिला यूपी में। और यमुना नदी फिर जाके आगे मिल जाती है किसमें? गंगा नदी में। बनास नदी खमनोर राजसमंद की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से बहती हुई रामेश्वर घाट चंबल नदी में मिल जाती है। तो रामेश्वर घाट जो टोंक में रामेश्वर घाट है वहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी। इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी या वन की आशा नदी आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो बनास के अन्य नाम कौन कौन से हैं? वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी, वन की आशा नदी। यह राजस्थान पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बनास नदी जल ग्रहण क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर है जो सबसे बड़ा है। बनास नदी की सहायक नदियाँ कोठारी, खारी, बेड़त, गंभीरी, मानसी, मेनार, डाई तथा मोरेल है। क्वेश्चन नंबर 34, जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलीपुर में। भारत में सिक्के डालाने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनके ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 टकसालों यथा मुंबई में होता है एक, तो दूसरा अलीपुर कोलकाता में, तीसरा सैफाबाद हैदराबाद में, चौथा चेरियापल्ली हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 बरखान। समुद्र की ओर क्रमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी है, जबकि बरखान है जो बालू का स्तूप है, न कि कोई पट्टी समुद्र के किनारे। और बरखान है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, न कि समुद्र के किनारे। जो ऑप्शन 1, 2, 3 है वो राइट। स्थल डमरू मध्य 2 बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक सकरा भाग है। द्वीपपुंज द्वीपों का एक श्रृंखला है। खाड़ी महासागर से भूभाग में एक बड़ी प्रवेशिका को बोलते हैं। तो बरखांत अथवा बरखान स्तूप एक प्रकार के बालू का स्तूप है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूह में पाए जाते हैं। ये ऐसे रेगिस्तानों में बनते हैं जहां पवन वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। इनका पवन अनुवर्ती ढाल मंद और उत्तल होता है, जबकि दूसरी तरफ का ढाल तेज होता है। और अर्धचंद्र के दोनों निकले हिस्से जिन्हें स्तूप सुरंग कहा जाता है पवन के बहाव की दिशा में आगे निकलते हुए होते हैं। तो जो बरखान की आकृति होती है
वो कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे अर्धचंद्राकार, और जो हवा चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती हैं। ये मोस्टली राजस्थान में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 36, हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डैश ज्वाला के साथ जलती है। तो किस ज्वाला के साथ जलती है? सफेद ज्वाला के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब मैग्नीशियम रेवन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रेवन के जलने पर एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 37, टैक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज या ANN। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पीशीज। इसको हिंदी में देख लेते हैं। टैक्सोनोमिक स्टडीज मौलिक समानता वाले अलग अलग जीवों के समूह को एक डैश के रूप में मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 C जाति के रूप में। वर्ग की अध्ययन मौलिक समानताओं वाले व्यक्तिगत जीवों के समूह को प्रजाति या जाति के रूप में मानते हैं, जो पशुओं और पौधों को उनकी समानता और अंतर के अनुसार समूह में नामकरण और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 38, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है। तो ये संबंधित है घास के मैदानों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वेल्ड, डाउन्स, पंपास, स्टेपी तथा प्रेरी ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 39, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो इसमें कथन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का उपयोग समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4 प्रकार हैं CPI के: कृषि मजदूर के लिए, ग्रामीण मजदूर के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए और ग्रामीण या शहरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी इंग्लिश में टाइप हो गया है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A क्लाइमेट एक्शन गोल 13। सतत विकास लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। इस लक्ष्य का आधिकारिक मिशन जलवायु से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना है। इसके 5 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 41, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पीटर हैंडके ने। पीटर हैंडके को साहित्य में एक प्रभावशाली काम के लिए 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कि भाषाई सरलता ने परिधि और मानव अनुभव के विशिष्टता का पता लगाया। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति शूली प्रोधोमे। अब थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की इच्छा के तहत दिए जाते हैं, जिनकी मृत्यु 1896 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किए गए थे। मतलब ये 5 में तो 1901 में, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया था। पुरस्कार देने वाली निकाय स्वीडिश साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य पुरस्कार है। मतलब साहित्य पुरस्कार कौन देते हैं? स्वीडिश साहित्य अकादमी। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। और जो कारोलिंस्का चरंजिकल जो स्वीडन में की नोबेल असेंबली मेडिसिन में पुरस्कार देती है, मतलब फिजियोलॉजी में। और द बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र में पुरस्कार प्रदान करता है। और नॉर्वे की संसद की समिति शांति के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन ए मेथेन मॉलिक्यूल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। मेथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5 होते हैं, क्योंकि मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो इसमें एक कार्बन का परमाणु और हाइड्रोजन 4 परमाणु शामिल होते हैं, इसलिए मेथेन में कुल कितने परमाणु हो गए? 5। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो मीथेन का परमाणु द्रव्यमान टोटल कितना हो गया? 12 प्लस हाइड्रोजन के टोटल 4 परमाणु, तो 1 × 4, तो 12 + 4 = 16। क्वेश्चन नंबर 43, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल डैश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 2 पोर्ट ब्लेयर में। सेलुलर जेल दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाने वाले 572 द्वीपों में से एक है। सेल्यूलर जेल का निर्माण अंग्रेजों ने 1906 ईस्वी में किया था। स्वतंत्रता सेनानियों जैसे कि फजल ए हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बट्टू केशवर दत्त, बाबाराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल, भाई परमानंद, सोहन सिंह, सुबोध रॉय और त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती आदि को सेल्यूलर जेल में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ द्वीपों का नाम बदल दिया गया है वर्तमान में, तो वो जरूर देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन इसमें से बनने के चांस हैं। पहला तो रॉस द्वीप का नाम क्या बदल दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर 4, मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। यह आपको भारतीय नोटों पर नजर आता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर उसमें व्यक्ति राशि का भुगतान करने के लिए एक कानून निविदा होगी। इसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, जो आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अधीन है। भारतीय नोटों पर लिखित खंड मैं धारक को भुगतान करने का वचन देता हूं है। अब भारतीय मुद्रा नोटों पर कुछ रूपांकन है। और 20 के रुपये पर हमको एलोरा की गुफाएं नजर आती है। आपका 20 के नोट को देखना। 50 वाले रुपये पर एमपी की गुफा का चित्र है। 100 रुपये पर रानी की वाव मतलब रानी की बावड़ी है, उसका चित्र है। 200 पर सांची स्तूप मिलेगा आपको और 500 के नोट पर लाल किला नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया या फिर कम्युनिकल अवार्ड घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय, सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान किए गए थे। तो किसने किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें दलित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय, सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया। 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार घोषित किए गए। तो कब किए गए थे? 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पुरस्कार मूल रूप से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर एक प्रस्ताव था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि 1932 में एक पूना समझौता भी हुआ था। उसके तहत जो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। उसके तहत भारत में हिंदू नेताओं के बीच एक समझौते के तहत दलितों को नए अधिकार दिए गए, जो कि निम्न जाति के हिंदू समूहों को अक्सर अछूत करार दिया जाता था, उनको दलित बोला जाता है। दलित नेताओं विशेष रूप से भीमराव रामजी अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, यह मानते हुए कि यह दलितों को उनके हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। तो पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। क्वेश्चन 46, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 4, पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसे प्राय राष्ट्रीय खेल संस्थान के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय खेल प्राधिकरण साई की अकादमिक विंग है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। यह संस्थान भारतीय खेलों के मक्का के रूप में लोकप्रिय है। अर्थात जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो पटियाला में स्थित है, वह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है और यह भारतीय खेलों के मक्का के रूप में लोकप्रिय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 7 मई 1961 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी इंग्लिश में टाइप हो गए, इसको हिंदी में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 डैश है। तो 3 डैश क्या है? टोकरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। त्रिपिटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 3 टोकरी। यह बौद्ध परंपराओं द्वारा उनके विभिन्न ग्रंथों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक शब्द है। अभिव्यक्ति 3 टोकरी मूल रूप से 3 ग्रहणों को संदर्भित करती है, जिसमें नामावली होती है जिन पर बौद्ध धर्म ग्रंथों को मूल रूप से संरचित किया गया था। बौद्ध धर्म में प्रयुक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द भी हैं, जैसे बुद्ध का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में एक प्रबुद्ध व्यक्ति। धम्म का अर्थ होता है वास्तव में जीवन क्या है, इस बारे में सच्चाई। और संघ है वो बौद्धों का समुदाय को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो असम राज्य से संबंध है भूपेन हजारिका का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका
जो 8 सितंबर 1926 में जन्म हुआ था और 5 नवंबर 2011 को इनका मृत्यु हुआ था। असम राज्य के एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, कवि, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे, जिन्हें व्यापक रूप से सुधा की आवाज़ के रूप में जाना जाता है। इनको 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला। उन्हें मरण उपरांत 2012 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको 2012 में तो पद्म विभूषण, 2019 में भारत रत्न, 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2001 में पद्म भूषण और पद्मश्री 1977 और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, लगभग सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। इनका संबंध किससे? असम राज्य से। ये भूपेन हजारिका। क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए डैश प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। तो कितने किया है? 1888 रुपये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए 1888 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। तो 2023-24 के लिए क्या है? धान के लिए है 2123 और धान ग्रेड ए के लिए है 2203, कपास लंबा रेशा वाले के लिए 7020 और मूंग के लिए 8558। ये एमएसपी प्रति क्विंटल कौन सा विपणन वर्ष है? 2023-24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने स्वरूप पाए जाते हैं? तो 2020 और वर्तमान स्थिति के अनुसार भी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का। दूसरा है कथकली, वो किया जाता है केरल में। तीसरा कथक, वो उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर। उड़ीसी उड़ीसा। और सत्रिया असम, या फिर सत्रिया बोलते हैं उसको असम। मोहिनीअट्टम केरल। तो मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा, ये तो आपको वैसे भी याद रहता है। कैसे? कथकली कैसे? केरल। और कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनीअट्टम केरल। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो जब हम इसको ऐसे इधर साइड को यूँ फोल्ड करके फिर वापस से इधर नीचे की साइड फोल्ड करके जब इसको ऐसे कटिंग करेंगे तो जो आकृति बनेगी वो ऑप्शन नंबर 2 जैसी बनेगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आप घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हो और एग्जाम में भी आप छोटा सा कागज लेके उसमें पेन के निब से चुभा के आप ऐसे छेद करके आप देख सकते हो कि हाँ कि किस किस जगह आकृतियाँ बनेगी या छेद होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एम वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो ऐसे जो हमको पासे दिए हुए होते हैं तो उसमें हम एक ट्रिक लगाते हैं कि कौन से पासे में 2 डिजिट सेम मिल रहे हैं। तो वो देखेंगे वो किस में मिल रहे हैं। हमको वो मिल रहे हैं एल और जे तीसरे पासे में भी है और फर्स्ट पासे में भी है। तो इसमें जो के है, इधर फर्स्ट पासे में के बचा, सेकंड में ओ बचा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा एम का अपोजिट, तो एम का अपोजिट कौन सा होगा जब के ओ के अपोजिट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड और थर्ड पासे में, इसमें दोनों में ओ कॉमन आ रहा है। तो अब ओ कॉमन आ रहा है तो इसके किसी एक साइड वो चलेंगे, या दाई तरफ या बाईं तरफ। जब हम दाईं तरफ चलेंगे तो ओ से थर्ड पासे में एल आएगा और सेकंड पासे में ओ के बाद एम आएगा, तो एल अपोजिट हो जाएगा एम के। और फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो थर्ड पासे में जे आएगा और इसमें एन आएगा, तो जे अपोजिट हो जाएगा एन के। हमसे पूछा एम वाले पृष्ठ के विपरीत, तो एम वाले पृष्ठ के विपरीत हो जाएगा एल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार हम पासे वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जब 3 या 4 पासे दिए हुए होते हैं तो उनमें से 2 हमको अल्फाबेट या किसी नंबर हमको सेम नजर आएंगे किसी 2 पासे में, तो उन दोनों में से जो सेम नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि कौन से में एक कॉमन है, जिसमें एक कॉमन है उसके या तो दाईं तरफ चलेंगे बाईं तरफ। तो जैसे दाईं तरफ चलेंगे दोनों पासों में तो जो पासे का फलक आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो जब हम इस समीकरण संतुलित करेंगे कि 89 कब आएगा, जब हम भाग और माइनस को एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा माइनस है यहाँ पर हम भाग और भाग की जगह माइनस करेंगे तो
89 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है, जब हम यहाँ माइनस की जगह डिवाइड कर दें और डिवाइड की जगह माइनस कर देते हैं तो 570 इंटू 8/240 प्लस 75 माइनस 15 हो जाएगा। अब 8 से 8 तिया 24, 30 बार कट गया और 0 से 0 कट जाएगी और 3 का भाग चल जाएगा 57 में 19 बार, तो 19 प्लस 75 माइनस 15। अब 75 और 19 हो जाते हैं 94, 94 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 89। तो 89 बराबर 89 हो जाएगा, अर्थात LHS बराबर हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 4, एक कूट भाषा में मार्केट को GVPIZN के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में रिटेल को क्या लिखा जाता है? तो उसी भाषा में रिटेल को लिखा जाएगा ORZGVI। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो इस प्रकार से फॉलो हो रहा है कि जो M है उसका अपोजिट क्या है, N। तो इसका जो हमारा जो लास्ट हमको दिया है मार्केट का GVPIZN, तो M है इसका लास्ट वाली का उल्टा है, AZ का उल्टा, RI का, KP का, EV का और TG का। तो ऐसे जो R का अपोजिट होता है वो I होता है, तो जो अक्षर बनेगा उसके लास्ट में आ जाएगा तो I। और जो E है उसका अपोजिट V होता है, तो इसका सेकंड अक्षर हो जाएगा TG का, AZ का, IR का और LO का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा रिटेल का ORZGVI। अब हमको कोडिंग डिकोडिंग में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दूसरे का अपोजिट, तो हमको फास्ट कैलकुलेशन या फास्ट सॉल्व करने के लिए हमको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। या फिर एग्जाम में जाते ही आप एक पेन कॉपी में इस प्रकार लिख सकते हो, पहले तेरे से एक साइड को लिख देंगे, इस साइड को ABCDEFGHIJKLM, फिर वापस रिवर्स में लिख देंगे Z तक। तो इसमें एक दूसरे का अपोजिट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, AZ के, BY के, CX के, DW के, EV के, FU के, GT के, HS के, IR के, JQ के, KP के, LO के, MN के, और ऐसे नंबरिंग डाल देंगे तो आपको हमेशा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 या 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से आते हैं। तो आपको समय बचाने के लिए एग्जाम पहले स्टार्ट होने से पहले आपको जो A4 साइज का रफ कॉपी पेन दिया जाता है तो उसमें आप पहले से ये नोट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये वाली आकृति हमको यहाँ पे नजर आ रही है, ये आकृति इस प्रकार से और ऐसे ये हमको आकृति नजर ये आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो जो हम देखेंगे इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसमें इस प्रकार से हो रहा है कि इसमें ये जो हमको ये स्टार है यहाँ पर, स्टार यहाँ पे, तो अगले वाले में इस वाले कोने पर आ गया और डार्क हो गया, उससे अगले वाले में इससे अगले नेक्स्ट कोने में आ गया और फिर से व्हाइट हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह अगले वाले कोने में आएगा अर्थात इस जगह कोने में आएगा तो वो भी डार्क वाला। तो ये हमको यहाँ पर नजर आ रहा है डार्क वाला स्टार, 4 ऑप्शन में ये नजर आ रहा है, इधर इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब हम अगली आकृति को देखेंगे। अब हम ये वाली आकृति लेंगे जो ये 5 भुजाओं वाली है, डार्क है, इसमें अगले वाले कोने में चला गया और डार्क की जगह व्हाइट हो गया, फिर नीचे आ गया डार्क, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क जगह इस जगह आएगा और ये हो जाएगा व्हाइट। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है व्हाइट और इसमें बाकी ये चारों आकृतियों में और 4 ऑप्शनों में नजर आ रही है ऐसा। अब आगे देखेंगे हम तीसरी आकृति पकड़ेंगे। तीसरी हम देखेंगे कि कौन सी आकृति, सर्किल वाली, जो अंदर सर्किल में 4 भुजाओं वाली है, इसमें ऐसे चौकोर कोण, इसमें 4 भुजाओं वाली, पहले ये थोड़ा सा घुमाव में, फिर एकदम ये वर्ग बन गया, फिर ये घुमाव में आ जाता है तो इसमें ये वर्ग बनेगा, फिर जाके घुमाव, तो वर्ग टाइप में इसमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें है, इसमें इसमें है। अब हमारे पास एक तो गलत हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देख लेते हैं। अब ये आकृति देखेंगे, ये आगे जाके 90 डिग्री मूव हो गई और डार्क हो गई है, फिर जाके फिर से 90 डिग्री मूव हो गई है और व्हाइट हो गई, फिर 90 डिग्री मूव होकर इस तरह से आकृति बनेगी और डार्क हो जाएगी क्वेश्चन मार्क जगह। तो ये आकृति ये बन रही है, तो यहाँ पे ये मूव नहीं हुई है तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन बचा। अब तीसरे और चौथे में हम देखेंगे ये त्रिभुज वाली आकृति, इसमें त्रिभुज वाली आकृति पहले समकोण पे है, इधर ये समबाहु त्रिभुज हो गया और व्हाइट हो गया, फिर अगले कोने पे चला गया और ब्लैक हो गया, फिर वापस से इधर क्या हो जाएगा, इधर से वापस से ये समकोण बन जाएगा और व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ व्हाइट हो गया, समकोण हो गया, समबाहु त्रिभुज है, तो ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 4751 संबंध 8998 से है, तो 5236 का संबंध हो जाएगा 8888 से। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा, हम देखेंगे कि जो
5751 है, उसमें जो आगे के 2 डिजिट हैं ये लास्ट के 2 डिजिट में ऐड हो जाएगा, और जो लास्ट के 2 डिजिट है वो आगे के 2 डिजिट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में 51 तो यहाँ 51, और ये स्टार्ट में 47 है तो ये पीछे 47। अब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9898। फिर 9898 के जो स्टार्ट के 2 डिजिट हैं ये आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो संख्या बढ़ जाएगी 8998। ऐसे ही आप देखेंगे 5236 है, तो 5236 में जो लास्ट के 36 है वो आगे वाले 52 में ऐड हो जाएगा, जो 52 है वो 36 में ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसा ऐड होने के बाद जो संख्या बनेगी वो 8888 बनेगी। स्टार्ट के 2 डिजिट को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो जब भी वो 8888 रहेगी। तो ये थोड़ा सा टफ कोडिंग का सवाल था, ये जल्दी से एग्जाम में समझ नहीं आता है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। जितने प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम में रीजनिंग के सवाल होते हैं उनको आप सॉल्व करिए। उनमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेगा, और आपको तुरंत देखते सवाल पता चल जाएगा इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि इसमें अपन को ऐसे देखना है जिसमें 2 मैच खा रहे हैं, तो वो मैच खाने वाले 2 संख्या हो जाएंगे, 2 और 5 थर्ड पासे में भी और फर्स्ट पासे में, बचा 1 और 3, तो 1 अपोजिट हो जाएगा 3 के। अब हम 2 पासे कोई भी ऐसे ले लेंगे जो जिसमें एक संख्या मैच खा रही है, तो वो संख्या कौन सी ले लेते हैं हम। इसमें हमको 3 नजर आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो अब हम दाईं तरफ चलेंगे तो 3 के बाद थर्ड पासे में 5 आएगा और इधर 6 आएगा दूसरे पासे में, तो 5 अपोजिट हो जाएगा 6 के। हमसे 6 के विपरीत पृष्ठ वाले ही पूछा है, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंग्लिश में क्वेश्चन ले लिया है, इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत पुरुष क्रिकेटर्स को प्रतिनिधित्व करता है, त्रिकोण भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की संख्या कितनी है जो इंजीनियर नहीं है, तो ये हमसे पूछा है। और हम इसमें देखेंगे कि जो हमको आयत है वो पुरुष क्रिकेटर्स को दर्शाता है, तो ये हमारा आयत हो गया, और ये त्रिभुज और ये वृत्त, और जो त्रिकोण है मतलब त्रिभुज है जो भारतीय को, जो वृत्त है वो इंजीनियर को। हमसे पूछा भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की संख्या कितनी है जो इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर नहीं है तो इसका मतलब जो इस सर्किल के अंदर है वो डिजिट तो हमको लेने नहीं, तो इस सर्किल के अंदर जो है ये तो हमको लेना नहीं, तो इनको हम हटा ही दे दें। अब हमारे पास बचा 5, 7 और 21। अब हमको लेना है भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की संख्या। तो क्रिकेट जो भारतीय हैं पुरुष क्रिकेटर है वो कौन कौन से हैं, तो आए तो वो पुरुष क्रिकेटर्स को दर्शाते हैं, और भारतीय किसको दर्शाता है, त्रिकोण को। तो जो पुरुष क्रिकेटर है, लेकिन 21 है यहाँ पे हम देखें 21 है, लेकिन ये क्या नहीं है पुरुष, तो ये क्या नहीं है भारतीय नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि त्रिभुज ही त्रिकोण है जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व करता है। तो 21 हट जाएगा, और जो ये 5 है ये भी हट जाएगा, क्योंकि 5 सिर्फ त्रिभुज के अंदर आ रहा है नहीं कि आयत के अंदर। आयत के अंदर आएगा तो ही वो पुरुष क्रिकेटरों में शामिल होगा, इसलिए 5 भी हट जाएगा। 7 एक ऐसा है जो भारतीय पुरुष क्रिकेटर की संख्या होगी, क्योंकि ये भारतीय भी है, क्योंकि ये त्रिकोण के अंदर आ रहा है और ये आयत के अंदर भी आ रहा है, तो पुरुष क्रिकेटर भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। जैसे कि आपको नजर आ रहा है चित्र में, ये इंजीनियर हो गए, ये भारतीय पुरुष क्रिकेटर, इंजीनियर को हटा दिया सबको, इधर 5 भारतीय हट जाएगा, ये 21 पुरुष क्रिकेटर हट जाएंगे, सिर्फ 7 बचेगा जो भारतीय भी और पुरुष क्रिकेटर भी है। क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर का जो संबंध धारा से है, एनीमोमीटर का वही संबंध डैश से है, तो वो हो जाएगा वायु गति से। एमीटर धारा को नापता है तो एनीमोमीटर नापता है वायु की गति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 11, 15, 23, क्वेश्चन मार्क 71, 135, 263, 519, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 39। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा कि हम देख रहे हैं कि 11 और 15 में डिफरेंस किसका है, 4 का, और 15 और 23 में डिफरेंस कितने का है, 8 का, और 8 और क्वेश्चन मार्क में डिफरेंस होगा, फिर क्वेश्चन मार्क और 71 में डिफरेंस होगा। तो हम देख रहे हैं पहले 4 फिर 8, तो ऐसे ही 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16, तो 23 में 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 39। 39 में हम 16 ऐड किया, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32, 16 का दुगना 32, 32 ऐड हो जाएगा 39 में, तो ये आ जाएगा 71। फिर हम 71 है, 71 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 71 में हम ऐड करेंगे 16, 32 का दुगना क्या होता है 64, तो 64 और 71 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 135। और 135 में ऐड करेंगे 64 का दुगुना,
इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, 4 गुना 2, पहले 4 ऐड हुआ, फिर 4 का दुगुना 8 ऐड हो गया, 15 में 23 आ गया, फिर 23 में 8 का दुगुना 16 ऐड हो गया, 39 आ गया, फिर 39 में 16 का दुगुना 32 ऐड हो गया, 71 आ गया, 71 में 32 का दुगुना 64 ऐड हो गया, 135 आ गया, 135 में 64 का दुगुना 128 ऐड हो गया, 263 आ गया, और 263 में 128 का दुगुना 256 होता है, जो 263 में ऐड हो गया तो 519 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या है वो 39 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंग्लिश वाला ले लिया है। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेज, एम्फीबियन, मंकी और फ्रॉग। तो हमको हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि हमारी सारी ऑडियंस है वो हिंदी बेल्ट से है। तो उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, उभयचर, बंदर और मेंढक। अब इसमें हम देखेंगे इसमें किसी में संबंध नजर आ रहा है, तो हमें एक नजर आ रहा है कि जो उभयचर होता है वो मेंढक है। उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भूमि पर भी। तो मेंढक पानी में भी रह सकता है और भूमि पर, लेकिन बंदर पानी में नहीं रह सकते, इसलिए बंदर अलग हो जाएगा। तो उभयचर के अंदर आता है मेंढक, तो ये वाला बड़ा सर्किल उभयचर हो गया, अंदर ये मेंढक आ गया और अलग से बंदर हो जाएगा। तो इसलिए जो सही वेन आरेख होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है, उभयचर, मेंढक और बंदर। क्वेश्चन नंबर 13, इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। एक रिटेलर ग्राहक को 2 उत्पाद ए और बी बेचता है। उत्पाद ए पर वह अपने लागत मूल्य 80 पर 20% का लाभ कमाता है, जबकि उत्पाद बी पर उसे अपने लागत मूल्य पर 20% की हानि होती है, क्योंकि इसने इसे 80 में बेचा था। कुल मिलाकर लाभ या हानि की राशि क्या है जो उसे इन दोनों उत्पादों पर बनता है। तो इसके लिए हम करेंगे, पहले हमको दिया है 2 उत्पाद है ए, पहले अपने लागत मूल्य ए की 80 रुपये और 20% का उसका प्रॉफिट हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 का 20% प्रॉफिट निकाल देंगे तो 120/100, तो ये हो जाएगा 96। तो ये है जो हमारा ए उत्पाद है उसका लागत मूल्य तो 80 है और उसका विक्रय मूल्य हो गया 96, तो मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया, 16 का। उसी प्रकार अब बी उत्पाद को देख लेते हैं। उत्पाद बी पर उसे अपने लागत मूल्य पर 20% की हानि होती है, क्योंकि उसने इसे 80 में बेचा। जब उसने 80 में बेचा मतलब विक्रय मूल्य उसका है 80, तब उसका 20% की हानि होती है, तो उसका लागत मूल्य कितनी निकल के आ जाएगी, तो लागत मूल्य आ जाएगी 20% हानि, तो इसको प्रॉफिट दे देंगे हम, तो 100/80 कर देंगे, तो 80 से 80 कट गया तो वो हो जाएगा 100 रुपये की। तो लागत 100 रुपये की उसने 80 में बेच दी, तो हम टोटल उसमें तो 16 का बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो टोटल जो लॉस हो रहा है वो 4 रुपये की हानि हो रही है। जैसे कि आप वैसे भी इस प्रकार भी कर सकते हो जैसे चित्र में दिया हुआ है, नहीं तो आप मैंने बताया वैसे ही कर सकते हो कि 80 की चीज़ है, 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितने रुपये का, 16 रुपये का प्रॉफिट। तो दूसरे बी उत्पाद में 80 में बेचा तो उसको 20% की हानि हुई, तो उसका लागत मूल्य क्या होगी, तो जब 80 में बेचा तो उसको जब हम लागत मूल्य निकालेंगे तो 100/80 हो जाएगा, क्योंकि हमको उसको 20% की हानि तब भी हो गई है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा लागत मूल्य 100 रुपये। तो 100 रुपये की चीज़ 80 में बेच दे तो 20 रुपये की हानि हो गई, इधर 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 16 का इसमें -20 में से -16 कर देंगे तो 4, अर्थात 4 रुपये जब भी उसको हानि हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी आएगी। यहाँ पे एक सर्किल डाल के यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो 5 जो कौन सा हो रहा है, क्योंकि इधर 2 हो गए तो नेक्स्ट में भी ये वाला हो जाएगा, तो ये डबल हो गए, यहाँ डबल हो गए, एक सिंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा है। और बाकी हम इसको भी देख लेंगे, यहाँ पर ये एक ब्लैक है, यहाँ इस साइड को दूसरा हो गया, इधर तीसरा हो गया, इधर चौथा हो गया, तो नेक्स्ट होगा 5 हो जाएगा इस साइड को, ये वाला, तो ये हो गया ब्लैक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिगर सी इन द सेम वे एज फिगर बी इज रिलेटेड टू फिगर ए। इसको तो इसमें हमसे पूछा है कि जिस प्रकार ए बी से संबंधित है तो सी क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार संबंधित होगा, मतलब कौन सी आकृति से संबंधित होगी। तो हम इसमें देखेंगे जो यहाँ पे स्टार हैं ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, और इसमें कोई भी डिफरेंस सेम ये ऐसे कैसे ये आकृति आई है, तो यहाँ पे ये स्टार है ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, सिर्फ वो वैसे की वैसे आकृति हो जाएगी। तो ये स्टार यहाँ पे जो ये ब्लैक था ये नीचे आ जाएगा और ये वाइट ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसको जो पैटर्न पूरा करेगी वो ऑप्शन 2 करेगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये ऐसे आ जाएगा और ये इस टाइप से आ जाएगा और फिर ये सर्किल हो जाएगा।
तो जो ये हमको ऐसे नज़र आ रहा है, 2 सर्किल हो गए और ये इस आकृति को, आयत को पूर्ण करेगी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। हमेशा एक क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का आता है रीजनिंग में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो हम इसको जब यहाँ दर्पण रखेंगे तो हम जानते हैं कि बाएं का दायां, दाएं का बायां दिखता है दर्पण प्रतिबिंब में। तो इसमें उल्टा नहीं होता है, बस दाएं का बायां, बाएं का दायां। तो इसमें जो ये वाला जो इधर साइड ब्लैक है तो इधर तो व्हाइट हो जाएगा, तो ये व्हाइट हो गया, और ब्लैक इस साइड को दिखेगा तो इस साइड को दायां का बायां। इधर जैसे यहाँ पे व्हाइट है ये, तो यहाँ ब्लैक है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गए। ऐसे नीचे त्रिभुज में एक साइड ब्लैक है, एक साइड व्हाइट है, तो ये आपस में एक्सचेंज दिखेंगे, तो ये इधर दाएं का बायां हो गया, बाएं का दायां हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन करें। तो बिखेरना, एकत्रित होना, फैला देना और तितर बितर करना। तो हम, ये कितना सरल क्वेश्चन है, क्योंकि बिखेरना, फैला देना और तितर बितर कर देना मतलब अलग अलग करने के भाव में आ रहा है, जबकि ऑप्शन जो 2 है वो एकत्रित होना है, इनसे अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 3, 7, 58 जो संबंध है वही संबंध हो जाएगा 3, 2 और 13 में। वो कैसे? वो इस प्रकार से हो जाएगा जैसे कि आपको चित्र में दिया है कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 58 आ गया। ऐसे ही हम जब 3, 2, 13 है तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 4 13। तो जो समुच्चय होगा वो 3, 2, 13 फॉलो करेगा ऊपर वाले 3, 7, 58 के पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो ये बड़ा ध्यान से देखना है आपको कि हमको दिख रहा है कि ये बीच में क्या है, ये हमको ऐसे ये कंप्लीट करने के लिए ये विकर्ण है। पहले सबसे पहले ये वाली आकृति होनी चाहिए, तो ये वाली आकृति हमको इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। अब हम इसमें देखेंगे कि बीच में बेंजीन है, मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये ऐसे ही इस प्रकार से आकृति हो जाएगी और ऐसे। तो ये हमको ये बेंजीन वाली आकृति यहाँ पे नजर आ रही है, बाकी फर्स्ट में भी सेकंड में भी है। अब आगे वाली आकृति को ऐसे ही देखेंगे, बीच में 3 हमको देख रहे हैं कि 3 सीधी रेखाएं, तो ये 3 सीधी रेखाओं के लिए एक रेखा ये हो गई और एक ये हो गई, तो इसमें भी नजर आ रही है। और इधर एक आपको फर्क नजर आएगा कि ये सर्किल है पूरा बीच में, तो ये सर्किल आएगा, यहाँ पे ये चौकोर हो गया और यहाँ पे भी ये गुलाई वैसा हो गया, ये सर्किल नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें हम सिंपल सा, इसमें हम देखेंगे कि पहले 6 भुजाओं वाला है, फिर इसमें 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। इधर भी यहाँ पे कितने का है? 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3। लेकिन ऑप्शन 2 में हम देखेंगे इसमें 6 वाली आकृति गायब है, इसमें 5, 4, 4 और 3। तो ये इसको पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, बाकी 3 समान है। इसमें जो भिन्न हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 2 वाली हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 7, 16, 28, 40, क्वेश्चन मार्क 72, 88, 106, 126। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 54। वो कैसे? वो इस प्रकार से आएगा कि इसमें 7 का टुकड़े हो जाते हैं 2 + 5, तो 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी। तो 2 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5, और 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। तो दोनों तरफ अभाज्य संख्या ऐड होती चल रही है, तो इधर 5 ऐड हो गया, तो 5 + 11 16, फिर 11 प्लस अगली नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 17, तो 11 + 17 फिर ऐड हो गया। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं को इस श्रेणी में दोनों तरफ एक एक अभाज्य संख्याओं को जोड़कर योग किया जा रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क जगह आएगा 54 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये आकृति और इसमें कौन कौन से संबंध कैसे हो रहे हैं कि ये जो नीचे वाली आकृति है और जो ऊपर वाली आकृति ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई, मतलब ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया। ऐसे इसमें भी आपस में जो ये 2 ब्लैक हैं ये नीचे आ गए और कोने वाले जो ब्लैक हैं ये ऊपर चले गए, तो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें बॉक्स एक्सचेंज हो जाएंगे, जो नीचे 2 डार्क हैं ये ऊपर आ जाएंगे, तो ये ऐसे 2 डार्क वाले बॉक्स ऊपर आ जाएंगे और जो ऊपर वाले 2 डार्क हैं ये नीचे आ जाएंगे, तो ये ऊपर आ गए, ये नीचे आ गए। ऐसे ही इधर वाले तो नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें हम देखेंगे जब ऐसे आकृतियाँ दी हुई होती हैं तो हम इन आकृतियों को गिन लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें डार्क वाली 6 है, इसमें भी सेकंड में भी 6 और थर्ड में भी 6 है।
लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में हम देखेंगे 3 ये और 4 नीचे, मतलब ये 7 हैं और ऊपर भी, तो ये 3 तो सेम है 6 6 6, लेकिन फोर्थ में 7 डार्क वाली आकृतियाँ हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये इनसे भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें हमको ये आकृति यहाँ पे नजर आ रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, कहाँ पे, ये वाली आकृति हमको ऐसे यहाँ पे नजर आ रही है, ये इस प्रकार से ये आकृति हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम मैथ वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन ले लिया है, इसको हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। एक्स की आय वाई की तुलना में 80% अधिक है और जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60% है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6.7%। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार हो जाएगा, माने वाई की आय 100 है तो एक्स की आय 80% अधिक है, तो 100 इंटू 180/100 हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। अब जेड की आय, इन दोनों की आय का 60% है, तो वाई की 100 है, एक्स की 180, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका 60% निकालेंगे जब, यह जाएगा 168। तो ये जेड की आय होगी, ये वाई की है, एक्स की। अब हम कमी परसेंट निकालेंगे, जो जेड की आय वो एक्स की आय से कितने परसेंट कम है, तो कमी निकाल लेंगे, परसेंट कमी एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स की आय से हमको निकालनी है कि जेड की कितनी कम है। तो 180 माइनस 168 अपॉन 180 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 6.7% कम है जेड की आय एक्स से। क्वेश्चन नंबर 2, 7/8 डिवाइड 4 से 2/3 और 1 से 1/4 माइनस 1 से 1/4 इंटू 1 से 1/5 प्लस 0.53 के ऊपर बार डिवाइड 0.58 के ऊपर बार इंटू 2 से 3/4। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 23/20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो इस प्रकार से होगा कि जब हम 7/8 डिवाइड है तो इसको जब हम पहले भिन्न को तोड़ लेंगे और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और हम ये बार को हटा लेते हैं। तो बार हटाने का नियम होता है, पॉइंट के बाद जब बार होता है तो नीचे जितने संख्या के ऊपर बार होता है उतने 9 आ जाते हैं, और अगर ऊपर एक डिजिट के बाद दूसरे पर बार है तो हम जो संख्या होती है उसमें से जो संख्या के ऊपर बार नहीं है वो बार, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करके नीचे एक के ऊपर 1 9 और जिसके ऊपर नहीं, जितनी संख्या के ऊपर नहीं है उतनी 0 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम बार हटाएंगे। तो जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो 7/8 डिवाइड, ये 4 सही 2/3 की वैल्यू होती है 14.3 और 1 से 1/4 की वैल्यू होती है 5/4 माइनस 1 से 1/4 की 5/4 इंटू 6/5 प्लस 53 के ऊपर बार है तो ये बार हटाएंगे 53 अपॉन 99, 2 के ऊपर है तो 99 आ जाएगा, डिवाइड 0.5 के ऊपर बार नहीं 8 के ऊपर बार है तो 58 माइनस 5 हो जाएगा, अपॉन 1 के ऊपर बार है तो 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है, कितनी संख्या के ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर तो 0, तो 90 इंटू 2 से 3/4 की वैल्यू होती है 11/4। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते करते जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी लास्ट में वो आ जाएगी 23/20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23/20। ये आप कैलकुलेशन देख सकते हो, जैसे मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बार हटाना बता दिया, कैसे बार हटाते हैं। जैसे कोई संख्या है और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, जैसे 5 3 2 तीनों के ऊपर बार है तो इसको बार को हटाएंगे तो ये बार हटने के बाद संख्या बजाएगी 532/3 के ऊपर बार है तो 999। अगर यहाँ पर 1 के ऊपर बार होता सिर्फ, यह जैसे 3 संख्याएं 532, और अगर यहाँ पर 2 के ऊपर बार है सिर्फ पॉइंट के बाद 0 पॉइंट, तो हम जब 2 के ऊपर बार है तो जो संख्या बनेगी वो ऐसे बनेगी 532 माइनस 53, मतलब 2 संख्या के बाद बार नहीं है तो 53 माइनस कर देंगे अपॉन, अब 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लगाएंगे और 2 के ऊपर बार नहीं है 2 संख्याओं के ऊपर तो 2 0। इस प्रकार से बार हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय लेती है। दान के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए 2880 की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो जो पहले 8% थी उसका 20% कम है, तो मतलब 8 का 20% कम होता है, ये 80/100 हो जाएगा। तो मतलब 8 64 640/100 मतलब 6.4% अब दान कर रही है। तो 6.4% किसके बराबर हो जाएगा? 2880 के। अब 2880 के हो गया, 1% के लिए 2880 में भाग दे देंगे 6.4 का, 100% के लिए इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45,000। जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है, पहले हम
20% दान करी थी, तो अब 20% कम करती है, तो 80/100 मतलब 6.4% करती है। वो इक्वल हो जाएगा 2880 के। तो 2880 डिवाइड 6.4 इंटू 100% इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 45,000। तो उसकी मासिक आय 45,000। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन ले लिया, इसको हिंदी में आपको बता देते हैं। एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप 1012 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल एक आयतकार बगीचे के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:11 है। तो बगीचे की लंबी भुजा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 322 मीटर। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो हम क्वेश्चन में हमको परिमाप दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है हमको वृत्ताकार मैदान का परिमाप कितना है, 1012 मीटर। तो ये हो जाएगा 1012 के मीटर के बराबर 2πr। तो आर की वैल्यू निकल के आ गई 161 मीटर, अर्थात 161 जो त्रिज्या है वो 161 मीटर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैदान का क्षेत्रफल एक आयतकार बगीचे के बराबर है। तो मैदान जो हमको दिया है वो आयतकार बगीचे के बराबर है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो πr² पाई बाई 7 इंटू आर हमने निकाली 161, तो 161 इंटू 161 बराबर लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितने का है, 14:11 का है। तो हमने मान लेते 14 लंबाई है 14x और चौड़ाई 11x है। तो 14 इंटू 11 x इंटू एक्स करें तो x² हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 23। अब बगीचे की लंबाई की भुजा कितनी हो जाएगी, हमने क्या माना है 14x मानी है लंबाई, तो x की वैल्यू 23 आ गई, तो 14 इंटू 23 तो ये आ जाएगा 322 मीटर। तथा बगीचे की लंबाई भुजा हो जाएगी 322 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 1400 और 1800 के बीच x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले ऐसा जब हमको क्वेश्चन होता है तो जो संख्याओं से वो भाज्य जाता है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम हो गया 360। अब 360 इंटू 4 करेंगे तो 1440 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको वो संख्या देखनी है 1400 और 1800 के बीच में। तो 360 इंटू 4 करेंगे 1440 आ गया, तो इसके बीच में। और हमेशा 3 शेषफल बचता है तो 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1443। इन संख्या को जब हम इसमें भाग देंगे तो हमेशा 3 शेषफल बचेगा। अब ये हमारी वो संख्या होगी छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें जब 11 का भाग देंगे तो ये 131 बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। तो ये हमसे पूछा है कि वो उस संख्या में 11 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो वो संख्या तो होगी 1443 और 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है, तो कितने समय में करेगा, 12 घंटे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हमको क्या दिया है प्रश्न के अनुसार, जब तीनों को पाइपों को चालू कर देते हैं तो वो पूरी 8 घंटे में भर जाती है। तो उसकी एक टंकी भरने की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/10, 10 घंटे। बी की क्या हो जाएगी, 3/40 माइनस, क्योंकि सी है वो तो पानी निकाल रहा है तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 तो पाइप पानी भर रहे हैं, ए और बी, और सी निकाल रहा है। तो जब तीनों चालू रहेंगे तो ये भी कुछ पानी भरेगा और कुछ पानी सी निकाल देगा, तब भी 8 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। तो 1/8। अब इस कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/c बराबर 1/20, अर्थात सी है उस टंकी को पूरा भाग खाली कर सकता है कितने, 20 घंटे में। तो 60% खाली करेगा। ये दोनों चीज़ सेम होती है, या तो खाली 20 घंटे में कर सकता है और उसको भर भी 20 घंटे में सकता है। तो पाइप सी टंकी का 60% भाग खाली कितने देर में करेगा, 20/100 इंटू 60, अर्थात 12 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 5,808 और 5 वर्षों के बाद 7,320 हो जाती है। उसी दर पर 8,500 की धनराशि पर 4 से 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4,165। वो कैसे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमको क्या क्या दिया है, हमको राशि दी हुई है कि 2 वर्षों बाद 5,808 और 5 वर्ष के बाद 7,320 हो जाती है। तो साधारण ब्याज जो 3 वर्ष का गैप है तो उसका ब्याज आ जाएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इनमें से जब हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,512। अब 1 वर्ष के लिए निकाल लेंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो 504 जाएगा। मतलब हर बार कितने का ब्याज बन रहा है, 504 का, क्योंकि साधारण ब्याज हर बार सेम बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज में
क्या है कि जो ब्याज बनता है वो मूलधन में ऐड होके फिर ब्याज काउंट होता है, तो इसलिए इसमें सेम ब्याज हो रहेगा 504 प्रत्येक वर्ष। अब मूलधन हम निकाल लेंगे, वो कैसे निकलेगा कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है टोटल 5808, तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 504 इंटू 2 कर देंगे 1008 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मूलधन जो आ गया 4800। अब हम जानते हैं दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 अपन मूलधन इंटू समय, तो हम दर निकालेंगे, दर आ जाएगी हमारे 10.5%, क्योंकि ब्याज हमारा 504 है, 100 अपॉन मूलधन 4800, समय 1 वर्ष है, तो 10.5% ये आ गया हमारे दर। अब हमसे पूछा है कि 8500 की राशि 4 से 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 4 से 2/3 तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 12 ये 14.3। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, PRT अपॉन 100, तो ये आ गया मूलधन 8500 इंटू दर हमने निकाल ली 10.5% और समय हमको दिया 14.3 अपॉन 100, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4165। क्वेश्चन नंबर 8, एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 kg है। यदि 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 80.75 kg है उस समूह से बाहर हो जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 kg रह जाता है। आरंभ में उस समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा, माना आरंभ में व्यक्तियों की संख्या x है, तो x है तो उनका औसत वेट कितना है 78, तो 78 इंटू एक्स माइनस 4 लोग चल जाते हैं जिनका औसत वजन कितना है 80.75, तो टोटल उनका औसत वजन कितना माइनस हो जाएगा 80.75 इंटू 4। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो वो जो बचे हुए लोग कितने बचे, x-4 के 4 चले गए, उनका औसत वेट कितना रह जाएगा 77.725। ये हमको सवाल में दिया हुआ है। अब जैसे कि आप 77 टोटल पहले x थे, उनका औसत भार 78 है, तो x इंटू 78 हो गया, ये टोटल उनका टोटल भार निकल के आ गया 78x। अब इसमें 4 व्यक्ति चले गए, कितने उनका वो औसत वेट कितना था 80.75, तो 80.75 इंटू 4 कर देंगे तो इसमें जो माइनस करेंगे ये इक्वल हो जाएगा जो बचे हुए हैं, उन बचे हुए का औसत वजन हमको दिया हुआ है 77.725। हमने व्यक्ति x माने तो 4 चले गए तो x-4 इंटू 77.725 के बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 44, अर्थात स्टार्ट में कितने व्यक्ति थे 44। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंग्लिश वाली PDF में से क्वेश्चन ले लिया है, हिंदी में आपको बताते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो पाई का मन को वैल्यू लेनी 22/7, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44,616। वो कैसे, वो देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दिया है 3432, तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर आ गया तो अब बेलन का आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो 22/7 इंटू आर हमको दिया हुआ है 26, तो 26 इंटू 26, एच हमने निकाल लिया 21 सेंटीमीटर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 44,616 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 10, x रुपये की एक धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि a और b के हिस्सों का अनुपात 3:5, तो b और c के हिस्सों का अनुपात 4:7 होता है। यदि a और c के हिस्सों के बीच 2001 का अंतर हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 5,829 रुपये। वो कैसे, वो इस प्रकार होगा कि जैसे कि x धनराशि है, वो a और b का अनुपात क्या है, a और b का अनुपात हमको दिया है 3:5 और b अनुपात c का अनुपात कितना है 4:7, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात हो जाएगा तीनों का, वो हम इस प्रकार निकाल लेते हैं। हम इस प्रकार से क्रॉस ऐसे गुणा करते हैं इस शेप में, पहले तो 3 इंटू 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 12, फिर यूँ 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 अनुपात 20, फिर आपस में 7 इंटू 35 तो 35, तो कितना कितना आ गया अनुपात 20:35। ये किसी से कट नहीं रहा तो ये इनका अनुपात हो जाएगा जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है 12:20:7, 12:20:35, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे 3:5 है तो सी के आगे कुछ नहीं है तो सी के आगे भी 5 लिख देंगे और इधर 4 के आगे कुछ नहीं तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 7 35। तो ए का हिस्सा हम मान लेते हैं 12x, बी का हिस्सा 20x और सी का हिस्सा 35x। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और सी का जो डिफरेंस है मतलब 35x माइनस 12x है वो है 2001 के बराबर। अब 2001 के बराबर तो x की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 87। अब तीनों का योग हम कर देंगे 12x प्लस 20x प्लस 35x, तो ये आ जाएगा 67x, x की वैल्यू 87 है, 87 वैल्यू रखेंगे तो ये x का मान निकल के आ जाएगा 5,829 रुपये टोटल।
जो वो टोटल जो धनराशि है वो इतनी आ जाएगी 5,829। और अगर हमको अलग अलग निकालनी धनराशि ए की कितनी, बी की और सी की, तो ए हमने 12x माना है तो x की वैल्यू 87 रखेंगे तो 12 × 87 कर देंगे। बी की निकालनी है तो 20x माना है बी तो 20 × 87 कर देंगे। सी की निकालना है तो 35 × 87 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 8,000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 13,824 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 1/4 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी 10,164। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो इस प्रकार हो जाएगा कि हमको 8,000 की धनराशि कितनी हो गई 13,824 3 वर्षों में, तो आर निकाल लेंगे तो आर हम इससे आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट दे रखा है 13,824, पी हमको दे रखा है 8,000, 1 + r/100 समय 3 वर्ष तो 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 13,800 के नीचे 13,824 के नीचे आ जाएगा 8,000 और 1 + r/100, फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 24/20 बचेगा और इसका क्यूब हो जाएगा। मतलब 24 का क्यूब करेंगे तो 13,824 आएगा और 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000 आएगा। अब क्यूब जब दोनों तरफ क्यूब क्यूब तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 24/20 बराबर 1 + r/100 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20%। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाता है, दर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दुगना। तो 1/4 का मतलब होता है सवा, तो मतलब ये हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5 वर्ष। तो ये जब हम निकालेंगे तो ये हम जब निकालेंगे तो 8,000 तो 2 वर्ष के लिए 1 + दर 20% तो हाफ हो गई, दर 10% तो 1 + 10/100 की पावर 2 और 1 + 10/2 × 100 की। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,164। क्वेश्चन नंबर 12 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा से चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है, मतलब 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई हो जाएगी 650 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार से हो जाएगा कि जो ए और बी की सापेक्ष चाल है, ए की 55 है और बी की 53 किलोमीटर पर आवर है, तो ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। अब 108 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो ये 5/28 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होता है 5/18 18/5 का, तो 5/28 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब मान लो रेलगाड़ी बी की लंबाई L है तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 2.5 गुनी ज़्यादा है तो 2.5 L हो जाएगी। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी इनकी, L + 2.5 L 3.5 L। तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अपॉन समय। अब तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 30 बराबर 3.5 L टोटल लंबाई अपॉन समय 21 सेकंड का समय लगता है। तो ये कैलकुलेट करेंगे L की आ जाएगी 180 मीटर। और जब रेलगाड़ी एक को पुल को पार करती है तो मान पुल की लंबाई x मीटर है तो 55 × 5/18 इसको बराबर हो जाएगा 180 × 2.5, क्योंकि 180 टोटल लंबाई है इंटू 2.5 2.5 प्लस x/72। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 650 मीटर, तब पुल की लंबाई आ जाएगी 650 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो इसमें हमको दिया है कि अंकित मूल्य पर 30% छूट पर देकर बेचा गया है। यदि 20% लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो वस्तु क्रय मूल्य 840 है, 20% का प्रॉफिट करना है तो 120/100 और 30% छूट भी देनी है तो 100/70 करना है, जिससे कि हमको वो अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगी वो 1440 आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि क्रय मूल्य 840 है, प्रॉफिट करना है 20% का तो 120/100, ये हो गया 840 × 120/100 विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य करना है, इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1008 तो क्या हो गया विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होगा जब हम उस पर 30% छूट देने पर 1008 रुपये में बेच रहे हैं, तो 30% छूट ना देते तो उसकी वैल्यू होती है 1008 × 100/70, तो ये जाएगा 1440। तो 1440 अंकित मूल्य हो गया। इसको आप रिवर्स में भी कर सकते हो। अब 30% छूट देंगे तो 70/100, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 1008। और इसको क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें से 20% प्रॉफिट हटाएंगे तो हो जाएगा 100/120, तो आ जाएगा 840। क्वेश्चन नंबर 14 एक घड़ी को 2300 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह उस घड़ी को 3231.50 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब हम निकालेंगे 2300 हमको दिया हुआ है विक्रय मूल्य। अब हम इसको 20% की हानि है तो 20% का प्रॉफिट करा देते हैं तो उसका आ जाएगा क्रय मूल्य।
तो ये हो जाएगा 100/80। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा हमारे क्या, इसका जो क्रय मूल्य है वो निकल के आ गया 2875। अब अगर हम इसको 3231.50 में बेचें तो कितना का प्रॉफिट होगा, तो 3231 माइनस 50 माइनस 2875 इसकी लागत मूल्य है, तो इसको लागत हटा देंगे, मतलब अपॉन 2875 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 12.4% का। क्वेश्चन नंबर 15, ये इंग्लिश वाला ले लिया, इसको हिंदी में देख लेते हैं आप। एक विभाजन योग्य में भाजक योगफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य है, तो भाज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5856। वो कैसे, वो देख लेते हैं कि शेषफल 24 है, भाजक क्या हो जाएगा फिर 24 इंटू 9, क्योंकि शेषफल का 9 गुना है तो 216 हो गया भाजक। भागफल जो भागफल है, जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना है, तो भाजक हमने 816 निकाले तो भागफल में 8 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा 27, अर्थात भाजक है वो भागफल का 8 गुना करेंगे तो 8 करेंगे तो 216 आ जाएगा, और शेषफल का 9 गुना है तो 24 इंटू 9 करेंगे तो 216। तो इस प्रकार अब हम भाज्य निकालेंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक 216 इंटू भागफल 27 प्लस 24, तो इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 5856। ये हमारा मैथ का वाला सेक्शन कंप्लीट पूरा हुआ। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो कौन खोलता है, वो Ctrl+H। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है, तो FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये अब तक जो 17 सेट करवाए हैं या 18 सेट है, ये लगभग हर सेट में पूछा गया क्वेश्चन है FTP की फुल फॉर्म, तो आप अच्छे से याद रखना है FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, इक्वल टू सम 8/4/2 डैश 1 - 2/2। तो इसका जो फॉर्मूला का सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा, 8/4 है, 4 में जो 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, 2/2 है तो 2 का 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर तो 1 आ गया, डैश 1 - 2/2 है, तो 2 में 2 को भाग देंगे तो 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो सम करना है 1 और 0 का, तो 1 + 0 = 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1। इसमें ऐसा होता है कि जो 8/4/2 है तो नीचे से भाग नहीं देते हैं, 8/4 है तो 4 का पहले 8 में भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर 1 डैश 1 - 2/2 है तो 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, 1 - 1 करेंगे 0, तो इधर 0, तो बाहर कोष्टक में सम, तो सम करना है 1 + 0 का तो आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंग्लिश में आ गया, इसको हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से MS एक्सेल वर्कशीट का कौन सा घटक चयनित सेल की कंटेंट को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा करता है, वो करता है फॉर्मूला बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। MS एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूला बार चयनित सेल की कंटेंट को प्रदर्शित करता है। वह वर्कशीट ग्रिड के ऊपर और रिबन मेन्यू के नीचे एक पतली पट्टी के रूप में होता है। स्टेटस बार ओपन सीट के प्रदर्शित करता है। नेम बॉक्स सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है, और टाइटल बार विंडो के टॉप पर एप्लीकेशन नेम को प्रदर्शित करता है। तो टाइटल बार है वो एप्लीकेशन नेम को प्रदर्शित करता है विंडो के टॉप में, जो नेम बॉक्स है वो सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है, और स्टेटस बार है वो ओपन शीट को प्रदर्शित करता है। तो इनको हम चारों को आप अच्छे से देख लेना है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है, तो वो करता है क्लिपबोर्ड। जब आप किसी को कट या कॉपी करते हैं तो जब तक आप पेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो क्लिपबोर्ड पर सेव रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंग्लिश में आ गया है, आपको हिंदी में बता देते हैं कि जो Shift+Enter की है उसका क्या रोल होता है। जब आप MS एक्सेल सेल में एक मान दर्ज करते हैं और Shift+Enter और कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, मतलब एक पंक्ति और स्तंभ से बनता है एक कॉलम, तो न्यूनतम 1 हो सकता है, और मैक्सिमम स्टोरेज के अकॉर्डिंग होता है, उनकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूलाज टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं, तो किस में किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 फंक्शन लाइब्रेरी में। जो सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूलाज है वो फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, तो ब्रॉडबैंड उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ये ब्रॉडबैंड सिटियों में चालू रहता है लेकिन गाँवों में अभी इसकी पहुंच दूर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, तो हमको कथन असत्य देखना है। तो MS वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, मिनिमम 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, तो कथन फर्स्ट तो सही है।
तो कथन दूसरा देखते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। तो फॉन्ट साइज 1 हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल सेकंड, मतलब सेकंड कथन गलत है। ये हमारे कंप्यूटर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का इवनिंग वाला शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन है टोटल। तो ये सेट नंबर 18 होगा। तो 28 सेट आपको अब कंप्लीट प्रोवाइड हो चुके हैं। जल्द ही आपको नेक्स्ट सेट भी मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप मैसेज भी कर सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम का लिंक या टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।